जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम है सर मेहरान शहजाद और आप देख रहे हैं जीएस यूट्यूब चैनल। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है क्लास 9 की इंग्लिश ग्रामर। और मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को छोड़ देते हैं, या तो छोड़ देते हैं या वो रेडलाइजेशन पर चले जाते हैं। ये मैं आपको इस वीडियो की स्टार्ट में ही बता रहा हूं कि ये बहुत आसान है और आपको बोर्ड के अंदर 5 मार्क्स बहुत आसानी से मिल सकते हैं। जो बच्चे अक्सर छोड़ आते हैं या वो विदाउट एनी कॉन्सेप्ट्स को अटेम्प्ट कराते हैं। तो लेट्स डिस्कस इट कि ये है क्या चीज। ये है जी इंग्लिश ग्रामर, और हम इसी इंग्लिश ग्रामर के अंदर रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव करेंगे। अगर तो आप टेक्स्ट बुक की पेज नंबर पर जाएं तो 168, 169 और 170 पर ये आपको 33 सेंटेंसेस, कितने 33 सेंटेंसेस सिर्फ आपने करने हैं, जिससे आपके 5 मार्क्स अश्योर हो सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस द रूल्स। और आप ये देख सकते हैं कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्वेश्चन को कैसे कंसीडर किया जा सकता है। इसी एक्टिव और पैसिव को चेंज द वॉइस कहते हैं। मतलब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सिंपल एक वर्ड कहा जाता है, वॉइस। लेट्स डिस्कस कि ये इनके रूल्स क्या है, मतलब हाउ डिफिकल्ट दे आर एंड दे आर नॉट डिफिकल्ट। तो हम लोग डिफिकल्ट समझते हैं कि ये जी बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट रूल, आइडेंटिफाई द टेंस। अगर आपने एक्टिव और पैसिव के अंदर टेंस को आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। मतलब आप सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को विदाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। और दूसरी बात, अगर आप टेंस को और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को मिक्सअप कर देंगे, इफ यू फील कि जी ये एक ही चीज है, तब भी आप गलत करेंगे। तो टेंसेस आर समथिंग एल्स और आपके एक्टिव पैसिव जो है वो समथिंग एल्स है। तो पहला रूल है कि आइडेंटिफाई टेंस करना है आपने। टेंस को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो दैट्स मीन कि आपका आधा एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब 0.5 आपके क्लियर हो गए। जो बाद में आपके 0.5 रह जाते हैं वो है चेंज ओल्ड ऑब्जेक्ट इनटू न्यू सब्जेक्ट। आपने जो है जो ओल्ड ऑब्जेक्ट होता है उसको किस में चेंज करना है, न्यू सब्जेक्ट को। और अक्सर बुक्स में लिखा होता है कि ओल्ड ऑब्जेक्ट को आप चेंज करेंगे न्यू सब्जेक्ट के साथ, लेकिन हमने उन्हीं NS और OO को चेंज करके हमने बताया कि जी क्या है कि चेंज ओल्ड ऑब्जेक्ट इनटू न्यू सब्जेक्ट। और जो थर्ड रूल है वो बहुत आसान है और वो इसका ऑपोजिट है। सेकंड रूल का थर्ड जो रूल है वो ऑपोजिट है। जैसे कि ओल्ड सब्जेक्ट को आपने चेंज कर देना है न्यू ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब NO और OS, ये बुक्स में लिखा होता है और हमने फॉर्मूलाज पे बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर तो आप एक्टिव पैसिव समझना चाहते हैं तो आप फॉर्मूलाज पर बिल्कुल भी ना जाएं। ये बहुत आसान रूल्स हैं, मैं आपको भी इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा 33 सेंटेंसेस पर, जो कि आपके 33 जुमले हैं। और आप 33 जुमलों को अगर सॉल्व कर लेते हैं मेरे साथ तो आपके 5 मार्क्स बोर्ड में बहुत इजीली मिल जाते हैं। और आपने शायद आपको याद हो कि मैथमेटिक्स के अंदर हमारा एक चेक क्वेश्चन होता था कि हम क्वेश्चन करते थे और उसकी पड़ताल करते थे, मतलब चेक करते थे। उसी वक्त बोर्ड के अंदर हम बता देते थे कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारे मार्क्स कंफर्म है। इसी तरह चेंज एक्टिव पैसिव के अंदर भी होता है कि आप बोर्ड के अंदर अपने आप को अश्योर कर देंगे कि इसके मार्क्स जो हैं आपके कंफर्म है। अच्छा जी, तो अटैच आपने करना है बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट। जब आपका नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो आपने बाय लगाना है, नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। उसके बाद आपने हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब जहां पर जरूरत होगी वहां पर लगाना है। कभी कभार तो एक्टिव वॉइस के अंदर सही सूटेबल हेल्पिंग वर्ब आपको मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो आप खुद से हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। उसने कहा यूज हेल्पिंग वर्ब वेयर नेसेसरी। अगर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है तो आप उसको अटैच करें, यूज करें। फिर लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका रूल है, इसे कहते हैं कि आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। अगर आपने एक्टिव से पैसिव करना है तो पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बहुत लाजमी है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के आखिर के अंदर एक सीक्रेट चीज है। सीक्रेट मतलब 5 मार्क्स के अंदर से 1 मार्क्स ऐसा है जो बच्चों को अक्सर परेशान करता है एक्टिव पैसिव में, जो हम बिल्कुल एंड में
या वीडियो के आपके बिल्कुल कोई 5 to 10 मिनट्स पहले आपको बता दिया जाएगा कि आपने इसको भी अटेम्प्ट करना है। मतलब अगर आप बोर्ड में 5 मार्क्स लेना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक इन बोर्ड एग्जाम्स 5 out of 5, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। अगर आप आखिर तक देखेंगे और आप इस वीडियो को लाजमी पसंद करेंगे, क्योंकि ये चीज आपको बोर्ड के अंदर ही कंफर्म करवा दी जाएगी कि ये 5 मार्क्स आपके कंफर्म है। और ये जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि कंफर्म है, दैट्स मीन कि इस वीडियो के आखिर में इस चीज को भी हम हेंस प्रूफ करेंगे। जैसे मैथ्स के अंदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेट्स टॉक अबाउट द 7th रूल, चेंज परफेक्ट टेंस इनटू परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता कि परफेक्ट टेंस को परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। और भी एक चीज बच्चों को नहीं पता होती, वो ये है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस होता ही नहीं है। तो दिस इज द रूल्स कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव के अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, एक्टिव वॉइस के अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होता। 8th रूल है कि आपने हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बीइंग का इस्तेमाल करना है। तो सो दीज वर द 8 रूल्स जो आपने चेंज द वॉइस के अंदर यूज करने हैं। अगर आप एक्टिव और पैसिव वॉइस में 5 out of 5 मार्क्स लेना चाहते हैं, तो दैट्स मीन कि आपको ये रूल्स पानी की तरह आने चाहिए। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, आप इन रूल्स को याद मत करें, मेरे साथ वीडियो देखें और वीडियो के अंदर ही इसको अप्लाई करते जाएं और बार बार आप रिवर्स मतलब बैक करें वीडियो को और आगे करें और रूल्स को याद कर लें। मीन टू से कि प्रैक्टिकली आप अपनी नोटबुक्स पर इसको कर लें और जैसे ही आप अपने रजिस्टर्स पर या नोटबुक्स पर कर लेंगे, आपको उसी वक्त ये 5 रूल्स 5 मार्क्स के एक्टिव पैसिव के 8 रूल्स। और अगर आप इस चीज को देखें कि अभी हमने स्टार्ट के अंदर अभी देखा है कि हमने रूल्स पढ़े और जो कि आपके 5 मार्क्स बहुत ज्यादा अश्योर करते हैं बोर्ड के अंदर। और अगर आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो जैसा कि मैंने यहां पर पेज नंबर शो किए हुए हैं, अगर वो पेजेस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो हमने तो ये चीज वैसे ही बोर्ड पे सारी सॉल्व कर ली है। तो आप इस वीडियो को देख लें, यू जस्ट डोंट हैव टू कंसीडर द पेजेस। अगर आपने पेजेस को नहीं देखना, आप मत कंसीडर करें। तो चलें आए, जितने भी रूल्स हमने वीडियो के स्टार्ट में किए हैं उनको इंपोज करना सीखते हैं। तो अब इंपोज लागू कैसे करते हैं, इन पर इंप्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट रूल पढ़ा एक्टिव पैसिव के लिए कि आपने एक्टिव वॉइस के अंदर सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको टेंस का नहीं पता चलेगा तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड दैट इज खुर्शीद हेल्प्स नुशाबा। अब खुर्शीद हेल्प नुशाबा कौन सा टेंस है? सबसे बड़ी बात तो यह हो गई कि हमें टेंस का पता होना चाहिए। तो मैं आपको टेंस साथ साथ बता भी देता हूं कि अगर आई एम गोइंग टू टेल यू इन द उर्दू एंड इन इंग्लिश ऑल्सो, अगर आप एक चीज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को देखें और उसके साथ एस अटैच हो, तो दैट्स मीन कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। If you see that there is a singular and there is a first form of verb and we are having s with the first form of verb, that is known as present indefinite tense, which you can say present simple tense. तो let's write it here कि ये tense कौन सा है? Present indefinite tense। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि हमारे रूल के अंदर सबसे पहला रूल था कि इसको टेंस को आइडेंटिफाई करें, जो कि हमने कर लिया। अब सेकंड रूल था कि आपने अपने ओल्ड ऑब्जेक्ट को चेंज करना है न्यू सब्जेक्ट के अंदर। तो ये आपका ओल्ड ऑब्जेक्ट था जिसको आपने किस में चेंज कर दिया? न्यू सब्जेक्ट के अंदर। तो नुशाबा ओल्ड ऑब्जेक्ट था, अब हमने किस में चेंज कर दिया? न्यू सब्जेक्ट के अंदर। अब सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आपने टेंस आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे? तो हेल्पिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट सिंपल का या तो इज होगा या आर होगा या एम होगा या हैज बीन या हैव बीन होगा। इससे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। तो यहां पर मैंने इज क्यों लगाया? क्योंकि नुशाबा एक चीज है, वी अटैच हेल्पिंग वर्ब इज विद सिंगुलर। हम एक चीज के साथ इज लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने लगा दिया।
और उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा है अपने 8 रूल्स के अंदर कि हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है पैसिव वॉइस के अंदर. सो लेट्स डिस्कस द फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक हेल्प, हेल्प्ड एंड हेल्प्ड. तो अक्सर बच्चों को हेल्पिंग वर्ब्स या फॉर्म्स ऑफ वर्ब नहीं आती हैं, तो मैंने इसलिए उनकी आसानी के लिए यहां पे लिख दिया हेल्प फर्स्ट फॉर्म, helped second form, helped third form of verb. So we have written here the third form of verb. तो अगर आप देखें नुशाबा is helped by खुर्शीद, तो by यहां पर कहां से आ गया? हमने रूल पढ़ा था कि न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमने by लगाना है, अटैच by बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट. ये हमने अभी रूल्स पढ़े थे, तो उसके अंदर हमने न्यू ऑब्जेक्ट से पहले by लगा दिया. अब ये न्यू ऑब्जेक्ट कहां से आया है? ये आया है ओल्ड सब्जेक्ट से. ओल्ड सब्जेक्ट से क्या बनता है? न्यू ऑब्जेक्ट. तो न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमने बाय भी लगा दिया और खुर्शीद को हमने चेंज कर दिया, मतलब के न्यू सब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया ओल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर. दिस वाज वेरी डिटेल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 33 सेंटेंसेस. इफ यू हैव फोकस्ड, अगर तो आपने इसको तवज्जो से सुना है तो आपको समझेंगे 33 सेंटेंसेस बहुत इजीली आ गए हैं, और अगर नहीं तो वीडियो आपके सामने है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप एंड तक देखें, आपको 33 जुमले आपके पॉकेट में होंगे, मीन टू से आपको समझ में आ जाएंगे. अगर आप सेकंड सेंटेंस देखें तो यहां पे लिखा हुआ है द ड्राइवर ओपनड द डोर ऑफ द कार. तो अगर द डोर ऑफ द कार को देखें, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम टेंस को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं. तो टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपनी थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करना है कि 12 टेंस 12 टेंसेस के अंदर से एक टेंस ऐसा है जिसके साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. आई ऑलवेज टोल्ड माई स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स कि आपने ये चीज को बहुत मद्देनजर रखना है कि अगर हम 12 टेंस पढ़ते हैं, इफ वी रीड द 12 टेंसेस, we will have consider one tense which the second form is used in that tense, and that is past simple indefinite tense. आप उसको past simple भी कह सकते हैं, आप past indefinite भी कहते हैं. मतलब कि 12 टेंस के अंदर से एक टेंस ऐसा होता है जिसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, सॉरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है. तो यहां पर आप देखें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है. सो लेट्स डिस्कस द फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन. इफ वी टॉक अबाउट ओपन, ओपन्ड and opened, this is the first, second and third. तो आपकी यहां पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है. अगर टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टिप्स बता देता हूं, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी. इफ यू फाइंड दैट कि द ड्राइवर के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, मतलब सिंगुलर के साथ, एक चीज के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, तो दैट्स मीन कि वो पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस है. ये तो आपको पता चल गया. In English, we just say that कि singular, if there is a singular and second form of verb is attached with the singular, that is known as past indefinite tense. तो tense हमने identify कर लिया है. Let's change into passive voice. अगर आप देखें यहां पर द डोर ऑफ द कार जो है ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, मतलब कि आपका ओल्ड ऑब्जेक्ट है. इस ओल्ड ऑब्जेक्ट को आप चेंज करेंगे न्यू सब्जेक्ट के अंदर. द डोर ऑफ द कार, द डोर ऑफ द कार जो कि न्यू सब्जेक्ट बन चुका है, ये पहले क्या था? ओल्ड ऑब्जेक्ट. और जैसे ही ये चेंज हुआ तो यहां पर वॉज लगा दिया गया. जैसा कि हमने टेंस को आइडेंटिफाई किया था, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए अब इशू नहीं है कि कौन सा लगाना है. वैसे ये एक चीज है तो आप इसके साथ इज भी लगा सकते हैं. इज इसलिए नहीं लगाना क्योंकि हमने टेंस आइडेंटिफाई इसीलिए किया था कि बगैर सोचे समझे हमने हेल्पिंग वर्ब अटैच नहीं करना. तो हमें पता चला कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वॉज, वर, हैड बीन और हैड, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो पैसिव वॉइस के अंदर लग सकते हैं. So let's have a look on the second passive voice, and if you can all see, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि ये opened है, तो opened is the third form of verb also and second form of verb also. तो passive voice के अंदर third form of verb लग गई. और उसके बाद by क्या है? मैंने आपको बताया था कि एक्टिव पैसिव के अंदर रूल है कि आपने न्यू ऑब्जेक्ट से पहले, पहला तो हमारा ये ऑब्जेक्ट था, अब हमारा ये ऑब्जेक्ट है, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमने by लगाना है. तो by क्या है?
आपका रूल है कि आपने न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है जब आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। तो द ड्राइवर कहां से आया, जो कि हमारा ओल्ड सब्जेक्ट था वो किस में चेंज हो गया, न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर। ओल्ड सब्जेक्ट इज चेंज्ड इनटू न्यू ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर? अब अगला देखते हैं। अगला भी बहुत आसान है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि अगर सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और एस है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इधर भी अगर आप देखें, द पिक्चर एक चीज है और द बॉय एक चीज है और इसके साथ मेक के साथ एस लगा हुआ है। If you find that the singular and first form of verb and s with it, that's mean ये present indefinite tense है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा आइडेंटिफाई हो गया। हमें बोर्ड में जरूरी नहीं है कि वी आर जस्ट गोइंग टू राइट दैट कि आप यहां पर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख लें, ये जरूरी नहीं है। दिस इज फॉर योर हेल्प कि आई एम राइटिंग दीज, यू हैव टू सिंपली सॉल्व इट एज आई हैव शोन यू इन द वीडियो। इट वाज क्लियर, इट वाज वेरी नीट, इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो ये तो मैं आपकी हेल्प के लिए लिख रहा हूं। तो आपने टेंस कभी लिखना नहीं है, सिर्फ अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में इसको सोच लेना है कि जी ये कौन सा टेंस है। तो लेट्स सी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो आई एम नॉट गोना राइट नाउ बॉय मेक्स द पिक्चर। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पिक्चर को चेंज किया, द पिक्चर के अंदर इज कैसे लगा, हमें पता था कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इज, आर, एम और हैज बीन, हैव बीन लगता है। मतलब प्रेजेंट टेंस के अंदर यही हेल्पिंग वर्ब्स पैसिव वॉइस के अंदर लग सकते हैं। तो हमने इज लगा दिया क्योंकि ये एक चीज के साथ हम इज लगाते हैं। और मेड कहां से आया, एज आई हैव टोल्ड यू कि हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी पढ़ेंगे। तो मेड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अटैच करते हैं पैसिव वॉइस में। द बॉय मेक्स द पिक्चर, द पिक्चर ये ओल्ड ऑब्जेक्ट था, न्यू सब्जेक्ट में चेंज हो गया, एक चीज के साथ इज लगता है। मेक्स को मैंने मेड में चेंज कर दिया और बाय मैंने न्यू ऑब्जेक्ट से पहले लगा दिया। और ये न्यू ऑब्जेक्ट कहां से आया, जो ओल्ड सब्जेक्ट होता है वो चेंज हो जाता है न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर। लेट्स डिस्कस अगेन। और आप फिर देख सकते हैं शायद कि ये सिंगुलर के साथ एस लगा हुआ है, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, मतलब सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस लगा हुआ है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम क्या करते हैं कि द चिल्ड्रन, जो कि ज्यादा हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन जो है वो आपका प्लूरल है, मतलब ज्यादा है। तो ज्यादा के साथ आर लगता है। द चिल्ड्रन जो कि ओल्ड ऑब्जेक्ट था वो न्यू सब्जेक्ट बन गया और उसके साथ आर लग गया और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग गई और बाय लग गया और बाय के साथ द मदर। द मदर कहां से आया कि ये जो ओल्ड सब्जेक्ट था वो चेंज हो गया किसमें, न्यू ऑब्जेक्ट में। और न्यू ऑब्जेक्ट से हमने पहले बाय लगाना है, ये हमारा रूल है। एक्टिव पैसिव के अंदर हमने ये पढ़ा हुआ है। अब आप आगे देख लें थोड़ा सा, तो यहां पर दे आर और बाइंग और दिस हाउस है। तो अब आर बाइंग आपको क्या बता रहा है, आर बाइंग आपको ये बता रहा है कि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हूं। तो जैसे कि हमें पता चल गया है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, दे आर बाइंग दिस हाउस। अगर ज्यादा के साथ आर लगा हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो और आईएनजी लगा हो इन इंग्लिश, इफ देयर इज प्लूरल्स एंड इफ आर इज अटैच्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ing also is with that, so that is known as present continuous tense. तो present continuous tense हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अगर इसको आप चेंज करेंगे तो सबसे पहले आपने जो रूल किया है कि आपने टेंस को आइडेंटिफाई किया, और एक और रूल था जो कि रूल 7 था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि आपने जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन सिर्फ मैंने कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हैं आपने बीईआईएनजी बीइंग लगाना है उसके साथ। और एक चीज और मैंने आपको बतानी है, सो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट। एक ऑब्जेक्टिव केस होते हैं और दूसरे सब्जेक्टिव केस होते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो सब्जेक्टिव केस हमारा जो है वो है दे, तो हम इसको चेंज करेंगे देम में। जो कि सब्जेक्टिव केस हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में देम हो जाते हैं।
तो दे आर बाइंग दिस हाउस जो है वो सिंगुलर है और ओल्ड ऑब्जेक्ट है, उसको हमने चेंज कर दिया न्यू सब्जेक्ट के साथ और हमने इज भी लगा दिया, क्योंकि हमें पता था कि ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस के अंदर इज, आर, एम और हैज बीन और हैव बीन लगते हैं, तो हमने इसके साथ इज लगा दिया। अब ये बीईआईएनजी बीइंग कहां से आया, जो कि हमारा रूल है कि हमने सारे कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर बीईआईएनजी बीइंग लगाना है। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। अब ये बॉट कहां से आया, जो कि आपकी बाय है फर्स्ट फॉर्म है, बॉट जो है वो सेकंड फॉर्म है और फिर बॉट जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर आप ब्रॉट को और बॉट को मिक्स करेंगे देन यू विल बी वेरी इनकरेक्ट, आप गलत करेंगे। बॉट और बॉट सेकंड भी है और थर्ड भी है, तो यहां पर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई है। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये रूल है कि आपने न्यू ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, बाय लगाना है। तो मैंने दे को देम में कैसे चेंज किया, एज आई हैव टोल्ड यू कि सब्जेक्टिव केस अगर आपका दे आता है तो आप उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हुए देम कर देंगे। ये सारी चीजें आपकी बुक्स में लिखी हुई हैं, बट rather than you have to open the book, I am just telling you on this video on this board, so just be concentrate on the all video। आगे इसी तरह आपकी चीजें बदलती हैं और जब आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको आधी चीज समझ में आ जाती है और आधी नहीं आती है। So let's discuss the sixth sentence, she has not beaten the dog। अगर आप she has not beaten the dog को देखें तो ये परफेक्ट टेंस निकल आया है। अब ये परफेक्ट कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसी है, अगर सिंगुलर के साथ हैज लगा हो और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो, अगर हैज के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो और सिंगुलर हो, मतलब एक चीज के साथ हैज लगता है और ज्यादा चीज के साथ हैव लगता है, तो एक चीज के साथ हैज लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये आप अपना लिख लें, आप वीडियो को बार बार बैक करें, रिवर्स करें, फॉरवर्ड करें और इसको याद कर लें। एक दफा याद करना है आपने, क्योंकि हमारे तीन ऐसे टेंसेस हैं जिसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। एक आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, तीसरा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन तीन टेंसेस के साथ आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो she has not beaten the dog, ये जो the dog है ये चेंज हो जाएगा आपके न्यू सब्जेक्ट में, क्योंकि ये ओल्ड ऑब्जेक्ट था और अब हैज दोबारा क्यों लग गया है, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ था कि जितने भी परफेक्ट टेंस हैं वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएंगे। परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होंगे, तो हमने परफेक्ट टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिए कि द डॉग के साथ हमने हैज भी लगा दिया और बीन भी लगा दिया। तो हैज बीन इज समथिंग लाइक परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो नेगेटिव को तो आप नेगेटिव रहने देंगे, मतलब नॉट को आप नॉट ही रहने देंगे। नेगेटिव एक्टिव पैसिव वॉइस को आप किस में चेंज करेंगे, नेगेटिव पैसिव वॉइस में। एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हुए नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देना है। The dog has not been beaten. Beaten is the third form of verb, जैसे कि पहले ही लगी हुई है। तो आप अगर देखें कि ये जो बीट है ये फर्स्ट है, सेकंड भी आपकी जो है बीट है और थर्ड जो है वो आपकी बीटन है। तो आपने देखा द डॉग हैज नॉट बीन बीटन, मतलब परफेक्ट टेंस से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो गई। बाय हमारा रूल है कि हमने ओल्ड ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना है। जैसे कि शी को उसने हर में चेंज किया है, तो हमारा सब्जेक्टिव केस शी है, हमारा सब्जेक्टिव केस शी है। हम उसको ऑब्जेक्टिव में किस में चेंज करेंगे, हर में। किस में, हर में चेंज करेंगे। तो हमने हर में उसको चेंज कर दिया। अब दोबारा से जैसे कि हमने यहां पे पढ़ा था कि 12 टेंस के अंदर से एक टेंस ऐसा होता है जिसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, वो होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। शी बॉट 5 वीडियो फिल्म्स, उसने 5 वीडियो फिल्म्स खरीदी। तो शी ओल्ड सब्जेक्ट है आपका, और उसके बाद आपने देखा कि So have you seen that कि अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि जो 12 टेंस हैं उसके अंदर से एक ऐसा वाहिद टेंस है जिसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे आप लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने जैसे बताया था कि सिंगुलर के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो या प्लूरल के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो she bought 5 वीडियो फिल्म, 5 वीडियो फिल्म्स जो था वो हमारा ओल्ड ऑब्जेक्ट था, वो चेंज हो गया न्यू सब्जेक्ट के अंदर, 5 वीडियो फिल्म्स। और ये वर कहां से आया, पास्ट टेंस के अंदर was, were, had been,
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो पैसिव वॉइस के अंदर यूज होती हैं, तो यहां पर वर इसलिए लगा क्योंकि फिल्म ज्यादा थी और बॉट जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। और बाय हर मैंने आपको फिर लिख दिया है कि जो शी है वो हर में चेंज होता है और हर से पहले क्या लगेगा, बाय लगेगा। तो दैट्स मीन कि आपने देखा कि ये जो शी है वो किस में चेंज हुआ, हर में। तो हर एक न्यू ऑब्जेक्ट था और उससे पहले बाय लगा हुआ था, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगा हुआ था। तो दैट्स मीन कि हमारा रूल है। सो लेट्स डिस्कस मोर सेंटेंसेस सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड एक्टिव पैसिव वॉइस। तो अगर आप अब 8वां जुमला देखें तो 8वें जुमले के अंदर हम देखते हैं शी गेव मी 5 फिल्म्स। अब आप दोबारा से नोटिस करेंगे कि 12 टेंस के अंदर से एक टेंस ऐसा होता है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो 5 फिल्म्स और मी, यहां पर एक केस आया है जिसे कहते हैं डबल ऑब्जेक्ट। अगर आपका डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने मी को चेंज करना है आई में। और अब जो मी है वो आई में कैसे चेंज होता है, मैंने जैसे कि आपको भी बताया है कि आपने सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस याद रखने हैं। तो आपको अगर सब्जेक्टिव केस के अंदर मी आता है या शी आता है तो मी को आप चेंज करेंगे आई में और शी को चेंज करेंगे, सॉरी ये आपका सब्जेक्टिव केस आई है और आई को आप चेंज करेंगे मी में और शी को चेंज करेंगे आप हर में, ही को चेंज करेंगे आप हिम में और वी को चेंज करेंगे आप अस में। तो ये जो चीजें हैं हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी बोर्ड पे भी सॉल्व हुई है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में कैसे चेंज करते हैं। तो हमने मी को आई में चेंज किया, लेकिन सबसे पहले हमने टेंस को आइडेंटिफाई किया जो कि था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी लाजमी लगी होनी चाहिए अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मैं अब लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमने बोर्ड में इस चीज को नहीं लिखना होता। तो I was given, अब यहां से मी चेंज होकर I में चला गया। मतलब अगर सब्जेक्ट में लिखा हुआ I आता तो हम उसको ऑब्जेक्ट में मी लिखते, और अगर ऑब्जेक्टिव केस में मी लिखा हुआ आता है तो हम उसको I में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस था और ये सब्जेक्टिव केस है। ये सब्जेक्टिव केस है शी और हमने इसको हर में चेंज किया, ये ऑब्जेक्टिव केस है। मेरा मकसद आप समझ गए होंगे। सब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे मैं काम कर रहा हूं, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे कि बोर्ड पर काम हो रहा है और इस मार्कर से भी काम हो रहा है, तो ये भी ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस था जिसको मैंने सब्जेक्टिव केस में चेंज किया। आई के साथ वॉज लगता है। गेव जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा गिव, गेव और गिवन। तो गिवन हमारी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि हम यूज कर रहे हैं पैसिव वॉइस के अंदर। और 5 फिल्म्स बाय हर, जो बाकी चीज रह जाएगी वो आप कोशिश करें कि बाय से पहले ही वाइंड अप कर दें। तो मैंने 5 फिल्म जो एक्स्ट्रा चीज थी वो मैंने इधर लिख दी, जिसको डबल ऑब्जेक्ट भी मैंने बताया है, और बाय हर मैंने लिख दिया, मतलब शी जो है वो हर में चेंज हो गया। अगर आपको इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस आ जाता है उसको आपने कैसे चेंज करना है। Why did she write such a letter? आपने why जो कि WH की फैमिली है, why, what, which, when, where, ये अगर लिखे हुए आ जाते हैं आपने इनकी जगह रिप्लेस नहीं करनी, आपने इनको ऐसे ही लिख देना। तो why को मैंने why पे लिख दिया है, और was such a letter मैंने चेंज किया है ओल्ड ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट में। ओल्ड ऑब्जेक्ट को न्यू सब्जेक्ट में चेंज करने में मैंने हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब बाद में भी लगा देते कोई इशू नहीं है। why such a letter was written by her, तो हम अगर ऑब्जेक्ट जो कि हमने चेंज किया सब्जेक्ट के अंदर, सब्जेक्ट से पहले हम was लगा दें तो ये सेंसिबल ज्यादा बनने लगेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा, इंप्रेशन वाला सेंटेंस लगेगा। why was such a letter, राइट को मैंने चेंज कर दिया रिटन में, जो कि इसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जैसे कि राइट, रोट सेकंड होती है और रिटन इसकी थर्ड होती है। तो रिटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वो मैंने लिख दी। बाय हर को हमने क्यों चेंज किया, शी जो था वो सब्जेक्टिव केस था, हमने उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया हर में, और डिड जो है वो हमने was या वर में चेंज करना होता है। इस तरह भी कुछ किताबें जो हैं वो हमें बताती हैं, तो मैं भी आपको लिख देता हूं, was वर में चेंज करते हैं। इसी तरह do और does go, इसको भी हम is या are में चेंज करते हैं। तो ये चीजें हमें आइडिया होनी चाहिए, और मैंने जैसे कि WH फैमिली का भी बताया, उसको भी आप इस पॉइंट को भी अपने मद्देनजर रखें। अब अगला देखें, she was teaching the students, she was teaching आपको बता रहे हैं कि मैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर सिंगुलर के साथ was लगा हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हो और ing लगा हो, तो दैट्स मीन कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है।
तो जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पता चल गया तो हम द स्टूडेंट्स जो कि हमारा ओल्ड ऑब्जेक्ट था उसको हम चेंज करेंगे द स्टूडेंट्स न्यू सब्जेक्ट के अंदर। और ये वर क्यों लग रहा है? क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स थे ये ज्यादा थे, तो जब ये चेंज हुआ तो ये वर में चला गया। और ये बीइंग कहां से लग रहा है? मैंने आपको रूल बताया था, BEING, बीइंग जो है वो एक रूल है जो कि हमने हर कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब पैसिव वॉइस में जब आप लिखेंगे तो आपने इसको BEING बीइंग लाजमी लिखना है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हम बीइंग लिखेंगे, पैसिव वॉइस के अंदर एक्टिव को चेंज करेंगे पैसिव के अंदर, जो पैसिव लिखेंगे उसके अंदर हम BEING बीइंग लिखेंगे। टॉट, ये हमने फर्स्ट रेगुलेशन के अंदर भी पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब टॉट होती है और टॉट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है। तो मैंने यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ लगा दी, बाय लगा दिया और हर लगा दिया। इसी तरह दे हैड गेन्ड द नथिंग, तो जो नथिंग है वो चेंज हुआ। अब हैड गेन्ड क्या चीज है? हैड गेन्ड आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। हैड गेन्ड आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं हम उनको किस में चेंज करते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो दे है वो सब्जेक्टिव केस है, जब वो ऑब्जेक्टिव में जाएगा तो वो देम में चेंज हो जाएगा। तो मैंने नथिंग इसके साथ लगा दिया, हैड बीन गेन्ड बाय देम ये कर दिया। ही विल राइट अ लेटर, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। क्या है? फ्यूचर सिंपल टेंस। तो जैसे कि आपने देखा है कि हमने नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम को चेंज कर दिया। अब हम फ्यूचर टेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ही विल राइट अ लेटर, ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। अब फ्यूचर सिंपल टेंस बेसिकली क्या होता है कि विल और राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। विल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब है और राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अगर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई होती है तो दैट इज समथिंग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। आ लेटर को हमने चेंज कर दिया न्यू सब्जेक्ट में, और विल बी रिटन, बी बेसिकली आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर का, मतलब विल बी, शैल बी, ये आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे अगर आपने फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है। और उसके बाद राइट को रिटन में चेंज कर देना है, जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ है राइट, रोट, रिटन। रिटन इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाय हिम मैंने लगा दिया। वी शैल हैव बीन किल्ड, सॉरी वी शैल हैव किल्ड बाय किल्ड द स्नेक। अब ये जो शैल हैव है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नो, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर शैल हैव आपका परफेक्ट टेंस, किल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये वी शैल हैव किल्ड ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? द स्नेक पहले लगा देंगे और विल हैव बीन क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। मतलब हमारा रूल कंफर्म हो गया कि परफेक्ट टेंस को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर रहे हैं। तो शैल हैव किल्ड द शैल को हमने चेंज किया विल के साथ, क्योंकि वी के साथ शेल लगता है और आई के साथ शेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। द स्नेक विल हैव बीन किल्ड बाय अस। तो हैव बीन क्यों लगा? क्योंकि हमने परफेक्ट टेंस को किसमें चेंज किया? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये थर्ड फॉर्म वर्ब लग गई और बाय अस, मतलब वी को हमने किसमें चेंज कर दिया? अस के अंदर। तो जैसा कि यहां पर हमने किल्ड पढ़ा है, तो किल फर्स्ट होती है, किल्ड सेकंड होती है और किल्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपकी होती है। तो शी लाइक्स एप्पल्स, ये हमने फर्स्ट सेंटेंस भी किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो एप्पल्स जो है वो ज्यादा हैं, ज्यादा के साथ आर लगता है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक्ड है, बाय है और हर है। इसी तरह द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल, ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि इज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी लगा हो तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ क्या करना है? मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमने पैसिव वॉइस के अंदर BEING बीइंग लगाना है। द वॉल जो कि ओल्ड ऑब्जेक्ट था हमने इसको चेंज किया न्यू सब्जेक्ट के अंदर और इज लगा दिया और बीइंग लगा दिया, ये हमारा रूल था। और क्लाइंब्ड, जैसे कि क्लाइंब जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म है, क्लाइंब्ड जो है वो आपकी सेकंड फॉर्म है और क्लाइंब्ड जो है वो आपकी थर्ड फॉर्म भी है। ठीक है जी, तो यहां पर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। और बाय द बॉय, जो द बॉय था वो ओल्ड ऑब्जेक्ट था, सॉरी सब्जेक्ट था, उसको हमने चेंज किया है न्यू सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, और उससे पहले हमने बाय लगा दिया। सो दिस वाज आवर पार्ट 1 ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, 33 जुमलों का ये पार्ट 1 की वीडियो थी आपकी। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको ना समझ में आ रहा हो तो काइंडली कमेंट के अंदर मुझे आप लिखें, आई विल एक्सप्लेन दैट इन कमेंट, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी 030787700678, दिस इज माय फोन नंबर। और अगर आपको व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वैसे भी हमारा जो जीएस चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर भी आप अपनी क्यूरीज को क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपको कोई भी क्यूरी जनरेट होती है एक्टिव पैसिव
पैसिव के हवाले से। तो दिस वाज योर पार्ट 1 वीडियो एक्टिव पैसिव। अभी पार्ट 2 वीडियो भी आएगी, उसको भी आप देखिएगा। इसके अंदर 33 सेंटेंसेस आपको सॉल्व मिलेंगे और यही आप कर लें और आपके बोर्ड के लिए 5 मार्क्स अश्योर होंगे। अभी जो मैंने आपको एक बात बताई थी कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो मैं आपको पार्ट 2 की वीडियो में बताऊंगा, तो उसको आप देखना मत भूलिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज।